राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और आज है हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, मशहूर म्यूज़िक कंपोज़र, लिरिसिस्ट और सिंगर अनु मलिक। सोनी मेरी सोनी सोनी और नहीं कोई होनी सोनी, रब से ज्यादा तेरा नाम लेता हूँ, रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब्र सा मुझे तन तेरा। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। पायलें झुनमुन झुनमुन, झांझरें रुनझुन रुनझुन, कितना मधुर है ये मिलन। छनछनन चूड़ी बोले, सनसनन पुरवा डोले, गूंजे ये धरती और गगन। बहुत बहुत स्वागत है अनु साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बताइए कि आपके घर में तो म्यूज़िक का माहौल जब आपने आंखें खोली होंगी तब से ही था, उस माहौल के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, पहले तो मैं अपने सुनने वालों को और देखने वालों को कहना चाहता हूँ कि मैं श्री सरदार मलिक साहब का बेटा हूँ, और जिन्होंने गाने बनाए जैसे कि ए गम दिल क्या करूँ, ए वैसे से दिल क्या करूँ, सारंगा तेरी याद में हाँ दीवाना हूँ मैं, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। छोटा था मैं, कुछ 6-7 साल का, जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं एक संगीत के माहौल में हूँ। वहाँ एक बाजा हुआ करता था, कोई साजिंदे आते थे, तबले पर बजाते थे, तो मुझे लगा कि भाई अब ये बड़ा अजीब सा प्यारा सा एक खूबसूरत माहौल है जहाँ कुछ गाने बन रहे हैं। लेकिन मैं समझता नहीं था कि भाई गाने बन रहे हैं क्या, तो डैडी से पूछता था मैं कि भाई क्या हो रहा है, मतलब ये निर्माता हैं, ये हम इनके साथ मैं काम करने वाला हूँ, ये गाना बना रहा हूँ। तो वहीं तक बात थी, मैं अपनी पढ़ाई में लगा रही थी, और धीरे धीरे वो एटमॉस्फेयर मेरे खून में आने लग गया, मेरे जहन में आने लग गया, और तब जाकर मुझे लगा कि मैं उस माहौल को पीने लगा हूँ, और वो धीरे धीरे मेरे अंदर समाने लग गया। और मुझे लगता है मेरी रुचि वहीं से बढ़ने लगी जब मैंने एक गाना सुना हमारे गुरुजी शंकर जयकिशन साहब का। मैं डैडी को तो बहुत मानता हूँ, बहुत कुछ सीखा उनसे, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि शंकर जयकिशन साहब का म्यूजिक मेरे अंदर बहुत समाने लग गया था। अब एक छोटा सा लड़का सुन रहा है, आवारा हूँ, गर्दिश में हूँ, आसमान का तारों पे एक अकॉर्डियन पीस आया करता था जी। वो पीस मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था, एंड मैं कुछ होता ना, कोई मेज मिल जाए, मैं कोई बजाने लग जाऊँ, और मुझे लगा कि मैं भी कुछ बनाने लग रहा हूँ। मैं मगर डैडी से छुपाता था, मैं बताता नहीं था कि मैं बना रहा हूँ संगीत। तो ये माहौल रहा, इससे मेरी रुचि संगीत की तरफ बढ़ने लगी, मुझे ऐसा लगता है। अब 7, 8, 9 साल उसके बाद अंदाजा होने लगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और जब वो छुटपन का वो जो ज़माना था,
उसमें पहला म्यूजिक से बनाने जैसी कोई चीज, उसकी कोई याद हो तो हमारे लिए याद। देखिए, मैं स्कूल में था और एक मराठी पोएम थी, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे बड़ी मुश्किल लग रही थी उसको मेमोराइज करने में। तो मैंने क्या किया कि उस मराठी पोएम को लेकर मैं कुछ तर्ज, मुझे लगता है कि ऐसे चलो यार इसको गुनगुनाते हैं, ये आसान हो जाएगा समझने के लिए। घर पर जाके मैं ये तर्ज गुनगुना रहा था तो डैडी ने मुझे बुलाया, बोले ये क्या गुनगुना रहा है? मैंने कहा कि ये बस ये मराठी पोएम है। तो उन्होंने कहा कि फिर से गुनगुनाओ। तो मैंने फिर गुनगुनाया। बोले तुमने बनाई है? बोला हाँ मैंने बनाई है। अच्छा, मैं कुछ तुम्हें एक लफ्ज देता हूँ, तुम कहते हो तुमने मराठी पोएम पर बनाया, ये जो लफ्ज है मैं सामने रखता हूँ, तुम इस पर कुछ बनाओ। मैंने लफ्ज को देखा, देखते देखते हुए नई तर्ज आने लगी। मैंने गुनगुनाई 3-4 बार। जब 3-4 चीजें उन्होंने मुझे दी, और 8 साल की उम्र थी मेरी, 7-8 साल की, 9 साल का था। बोला नहीं तुम मेरे सामने बनाते जा रहे हो। तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया, बोला तुम मेरा मोटजार्ट है। क्या बात, मैं कभी वो लम्हा नहीं भूलूंगा मैं। मेरे लिए बहुत बड़ा लम्हा था कि मुझे मोटजार्ट के बारे में उतना उस वक्त नहीं पता था, जो लेटर ऑन मुझे डैडी ने बताया। तो तू मेरा मोटजार्ट है, तू मेरे सामने बनाता है, और तूने बाजे पर भी हाथ नहीं रखा। तो ये सब चीजें फिर मैं डैडी को ऑब्जर्व करने लग गया। मगर लेट मी टेल द वर्ड कि मैं आई एम अ सेल्फ टॉट म्यूजिशियन। जितना कुछ मैंने किया है मैं ज्यादा सीखा नहीं। मैं जो कुछ सरस्वती माँ की कृपा है मुझ पर और उनका एहसान है। अगर ऊपर वाले का एहसान नहीं होता तो मुझे लगता नहीं कि मैं इस मुकाम पर आता। ये जो विरासत में मिला है मुझे, जो कला है, एक तरफ डैडी, एक तरफ शायरी हमारे मामू जान की तरफ से हसरत जयपुरी साहब, और तो ये सब जो एटमॉस्फेयर है ना म्यूजिक का, कहाँ कहीं गाना बज रहा है मुझे तुमसे मोहब्बत है, कहीं गाना बज रहा है बन रहा है ये रात भीगी भीगी, या फिर आजा सनम मधुर चांदनी में हम। तो ये किसने लिखा है? ये भाई हमारे मम्मी के बड़े भाई ने गाना लिखा है। तो ये जो माहौल था ना, ये ऑब्वियसली मेरे अंदर समाने लग गया। क्योंकि आप एक तरफ अपने फादर को सुन रहे हैं, एक तरफ शंकर जयकिशन को सुन रहे हैं, बट मेरा रियल इन्फ्लुएंस जो म्यूजिक की तरफ जो रुचि एकदम बड़ी है, वो आई बी वेरी ऑनेस्ट वाज विद आर डी बर्मन। पंचमता का जब मैंने सुना, मैं आई बी कंप्लीटली मतलब ये एक सच्चे दिल की बात है कि जब 14 साल का मैं हुआ, 15 साल का, और मैंने जब गाने पंचमता के सुने, आई रिमेंबर द फर्स्ट गाना जो अट्रैक्शन हुआ मुझे वाज विद तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान। जैसे नोट मैंने सुना, रफी साहब की आवाज सुनी, नहीं यार ये किसने गाना होना, तलाश शुरू हो गई, पता लगा आर डी बर्मन। तब मैंने उनकी जब गाने सुने, हरे रामा हरे कृष्णा के, सबके, क्या छोटी उम्र थी अपनी, 15-16 साल, और जो मेरे गाने बनने लगे, मैं रात दिन काम में जुट गया। बाजा उठा कर हर निर्माता, हर निर्देशक के पास जाता था कि भाई मुझे काम दो, और बल्कि उसके बारे में बड़े जोक्स भी बने। कहने लगे कि अन्नू मलिक तो कहीं भी गाना सुना देता है, अन्नू मलिक कुछ भी कहीं भी काम मांग लेता है। लेकिन मैं समझता हूँ काम मांगना कोई गुनाह नहीं है। आप काम मांग रहे हैं ना, आप काम चाहते हैं, तो आपको काम मांगना पड़ेगा। और मैंने वो सब किया, और मुझे लगता है कि मैंने सही किया। आज भी मुझे काम से उतना ही प्यार है जो मुझे 1980s में था। लेकिन यहाँ पर टोकेंगे आपको क्यों, और बार बार हम आपकी उन्हीं फॉर्मेटिव ईयर्स में जाना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा एक तो मराठी पोएम वाली बात थी, फिर कुछ चंद अल्फाज आपके वालिद ने आपको दिए, कुछ इनमें से कुछ याद आता हो कि वो क्या अल्फाज रहे होंगे? और वो मुश्किल है कहना, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि आज अगर आप मुझे कोई अल्फाज दे दो, और हम राज्यसभा टीवी पर हैं जी, अचानक आप मुझे कोई अल्फाज दे दो, और मुझे तो पता नहीं आपके जहन में क्या है, मैं इसी वक्त आपको गाना बना के दे दूंगा, तो दीजिए। तो वो माहौल हम क्रिएट करेंगे कि उस वक्त मेरे डैडी बैठे हुए,
उन्होंने कुछ अल्फाज दिए, भाई मुझे बताओ कि अगर तुम संगीतकार बनना चाहते हो तो तुम ये जो लफ्ज हैं ये कहीं लेके तो नहीं जाओगे और फिर किसी कमरे में बैठ कर बनाओगे? मुझे बताओ कि मेरे सामने बना रहे, तो अभी मुझे आपके दिमाग में क्या है मुझे तो पता नहीं, तो आप मुझे आप कोई दीजिए, मैं आपके सामने तर्ज बनाता हूँ। देखिए ये तो खैर हमारी तरफ से एक गुस्ताखी होगी कि हम ऐसा करें, लेकिन आपने जो कि हमसे कहा है। नहीं गुस्ताखी नहीं है, मुझे डैडी की याद आपने दिलाई, अगर मुझे वो लफ्ज याद होते मैं आपको बोलता भी नहीं। जी जी जी। मगर अच्छी बात है हमारी जो जनता जो आज आपका इंटरव्यू देख रही है उन्हें भी तो पता हो कि अन्नू मलिक क्या है, अन्नू मलिक बना कैसे। बहुत से लोग ये पूछते हैं आप सर्वाइव कैसे करते हो, बहुत से लोग पूछते हैं कि आपने इतने साल काम किया है, उसका भी मैं आपको जवाब दूंगा कि मैंने इतने साल सर्वाइव कैसे किया। तो सबसे पहले तो आप मुझे कोई लफ्ज दीजिए। जैसे कि मोहब्बत और बेचैनियाँ और जुदाई और गम, मान लीजिए मैंने ये आपको चाहा। मोहब्बत, बेचैनी, जुदाई और गम। जी। अभी गाना बनाते हैं इस पर। जी। जुदाई और गम, मोहब्बत, बेचैनियाँ, जुदाई और गम, बड़ी खूब दी तन्हाइयाँ तुमने ऐ सनम। अब ये बना दिया आपने। मोहब्बत, बेचैनियाँ, जुदाई और गम, बड़ी खूब दी तन्हाइयाँ तुमने ऐ सनम। अगर ये लफ्ज निकाल दें तो एक नई तर्ज बन चुकी है आपके सामने। और मेरे फेवरेट राइटर यहाँ होते हैं जिनके साथ कभी काम नहीं कर पाया, साहिल लुधियानवी साहब जी, तो उस पर क्या लिख देते हैं, या मेरे फेवरेट राइटर शैलेंद्र साहब होते हैं, वो क्या लिख देते हैं, तो कुछ भी तर्ज बन गई आपके साथ। अब मुझे तो पता नहीं था, बिल्कुल, तो ये जनता ने खुद ब खुद देखा, और ये प्लानिंग भी नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं, ना आपने मुझे कहा कि मैं आपसे पूछूंगा। अब जनता के सामने हमने बनाया है। इस वक्त अगर आपका स्काइप होता और जनता भी मुझे कुछ स्काइप के जरिए लफ्ज देती कहीं से भी, जी, हिंदुस्तान के किसी कोने से भी, कलकत्ता से देती, यूपी से, एमपी से, लंदन से, अमेरिका से, मैं गाना बना देता। ये क्या कहना चाहता हूँ, एक तो मैं अपनी कला के बारे में बताना चाहता हूँ, और मैं सरस्वती माँ की पूजा करता हूँ, उनका एहसान है ऊपर वाले का, ये जो कला दी जी, ये कला जो है ये उनके कृपा से है, मैं कुछ नहीं, जितने भी तर्जें मैंने बनाई हैं, जो कुछ मैंने किया है वहां से आता है। वो हम कहते हैं ना आमद होती, ये चीजें आमद होती। करीब देखिए अब 40 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका, जबकि आप फिल्म इंडस्ट्री में हर साल कुछ न कुछ और एक से बढ़कर एक चार्ट बस्टर गाने आप दे रहे हैं जी, और इंशाल्लाह आगे भी देते ही जाएंगे। ये जो 40 साल का से भी ज़्यादा का अरसा है, इसके बिल्कुल शुरुआती बरस वो कैसे हैं, जिनमें क्या बहुत जद्दोजहद है अपनी जगह बना पाने की, क्योंकि उस ज़माने में बहुत और दूसरे वेटरन म्यूज़िक कंपोजर्स काम कर रहे थे। बहुत अच्छी बात पूछी आपने, और मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ कि अगर वो वेटरन कंपोजर्स नहीं होते तो आज अन्नू मलिक भी नहीं होता जी। ये जो जद्दोजहद हुई है, मैं खुशनसीब हूँ कि मैं उनके सामने जद्दोजहद मैंने की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, आउटस्टैंडिंग कंपोजर्स, कल्याण जी आनंद जी, आर.डी. बर्मन, इनके सामने एक 16 साल का लड़का अपना बाजा लेके जाता है, जबकि वो, जैसे कि मसलन के तौर पर आप एक फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और आपके कंपोजर हैं आर.डी. बर्मन साहब। अब वहां से मुझे पिक्चर कैसे मिले, क्योंकि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम और मेहनत करते थे। उन्होंने हमें, हम धूप में तड़पते थे। उस जमाने में लैपटॉप नहीं था, कोई लॉजिक, नो इंडो जिस पर आजकल लोग काम करते हैं, हम लाइव म्यूजिक करते थे, लाइव गाने करते थे। उसमें हमें पता नहीं लगता कौन सा निर्माता किस ऑफिस में रहता है, कहाँ जाए। हम बस बाजा उठाते थे, बस में या तो रास्ते पर चलते थे, या उसके बाद बस में चल गए बाजा लेके, वहां कंडक्टर का भी कुछ बोल रहा है, अरे यार सामान ये क्यों लेके आ गए। हमें तो बसों के नंबर भी याद है, कौन कौन सी बस में मैं गया हूँ जी।
इतनी स्ट्रगल जो मैंने की है, उसने मुझे धूप में यानी कि पका दिया, लेकिन उसने मुझे उस धूप ने मुझे ताकत भी दी है। एक तरफ आपके सामने इतने बड़े बड़े संगीतकार, उनके नाक के नीचे से आपको फिल्म लेनी है, तो आपको तर्ज बहुत अच्छी बनानी पड़ती है। बिल्कुल। आप ऐसी तर्ज बनाओ कि ये बोलेंगे हाँ यार हमारे पास पंचम दा तो है, लेकिन अन्नू मलिक को लेते हैं, हमारे पास लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी तो है, हम अन्नू मलिक को लेते हैं। और मुझे कैसे कैसी फिल्में मिली, सबसे पहले मुझे मिली, जैसे आप जानना चाहेंगे जी, जो बड़ा बैनर की बात करते हैं, स्ट्रगल तो बहुत की मैंने जी, लेकिन सबसे पहला बड़ा बैनर आया FC मेहरा साहब का। उनके बेटे राजीव मेहरा साहब के साथ मैंने एक जान है हम की जी। उनके बड़े बेटे उमेश मेहरा जी के साथ मैंने सोनी में वर्क की। लेकिन उससे बड़ा जो मुझे जो रियल ब्रेक, जो कमर्शियल ब्रेक मिलता है, वो मुझे मनमोहन देसाई साहब के साथ मिला। फिल्म थी मर्द। तो क्या होता है कि आपको सब गाने याद होंगे, मैं जरा अपनी जनता को बताना चाहता हूँ गाने क्या थे। जी जी। एक जाने हम का गाना था, जो गाने ने एक छोटा सा लड़का 19 साल का बना रहा है, दिल चाहे, ये मेरे वो जवाब दिल का नोट निकला, दिल चाहे आसमां पे लिख दो नाम तेरा, इस ज़मीं पे लिख दो नाम तेरा, ये पहला गाना है। उसके बाद वो गाना चला था सोनी में वाला, सोनी मेरी सोनी सोनी और नहीं कोई होनी सोनी, रब से ज्यादा तेरा नाम लेता हूँ, रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे। ये गाना बहुत सुपर जी जी। आगे जब मनमोहन देसाई साहब की पिक्चर मिली, आप सोचिए अमिताभ बच्चन जो आज भी इतने बड़े मेगा स्टार हैं, उस वक्त अमिताभ बच्चन का क्या हाल था। बिल्कुल। पीपल वर गोइंग बर्सर्क। वो हीरो मनमोहन देसाई डायरेक्टर, और हमने जो गाना किया था वो आज भी इतना चलता है। वो बड़े मस्ती वाले गाने थे। वो क्या भाई अमित जी क्या करते हैं, उसमें टांगा चलाते हैं, तो वहाँ गाना बनाया हमने। संडे का चर्च होने के बाद याद करना उसे दिल में, गॉड को सलामी देना जरूर, फिर जाना उससे मिलने। अमित जी का आवाज आती है, गोगा सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला। और यह गाना बना, सुन रूबिया तुमसे प्यार हो गया क्या करें, सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से शादी करे, मैं तेरी टांगे वाली तुम मेरा टांगे वाला। अभी मनमोहन देसाई साहब कहाँ रहे, इतने बड़े महान डायरेक्टर थे जिन्होंने ऐसे गाने चुने। और वो जो गाना था, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। ये गाने मैंने ऐसे बनाए, एंड सडनली एक फ्लरी शुरू हुई अन्नू मलिक की जी, कि भाई अन्नू मलिक कौन है ये, हु इज द मैन। जो, और मैं सिचुएशन से बहुत प्यार करता हूँ। आई लाइक टू मेक सॉन्ग्स कि डायरेक्टर बोले कि ये सिचुएशन है, उस पर गाना बनाओ। अब माहौल चेंज हो गया है, आजकल तो बस गाने बनाओ और रिकॉर्ड करो। बिल्कुल बिल्कुल। But for me, director was king. Script, the script writer and the director मेरे लिए king होते हैं, क्योंकि अगर वो ना लिखे तो आप गाना नहीं बना सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे देखने वालों का जो दबाव मेरे ऊपर होता है वो ये कि आप बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ ना करें, इसके लिए हम आपको बार बार ज़मीन पर और पीछे ले जाते रहें। हमको बताइए कि आपने पढ़ाई क्या की। देखिए, ये बताना चाहता हूँ जनता को कि मैंने, मेरे माता पिता, उनका जितना मैं शुक्रिया अदा करूँगा मैं, उन्होंने मुझे स्कूल जब ख़त्म किया बेस्ट बोर्डिंग स्कूल में रखा। उसके बाद हमने बैचलर आर्ट्स डिग्री करी मिडी बाई कॉलेज से जी, और उसके बाद मैंने कलीना कैंपस से MA किया। मेरी मिसेज ने भी MA किया, और मेरी तो तमन्ना थी कि मैं IAS का एग्ज़ाम दूँ। अच्छा। और मैं पुलिस फोर्स में आऊँ। मैं मुंबई पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना चाहता था। मेरे कोई दोस्त भी अभी भी मुंबई पुलिस फोर्स में है। लेकिन उस वक्त मैंने कुछ गाने बनाने शुरू कर दिए थे, और एक प्रोड्यूसर हरमेश मल्होत्रा साहब हुआ करते थे, उन्होंने मेरे गाने सुन लिए, और उसमें एक गाना था जो मेरे हमारे हसन जयपुरी साहब ने लिखा था जी, वो मैंने बनाया था। तो हैरत में थे कि ये एक 20 साल का लड़का ये गाना कैसे बना सकता। क्या बात। और इसकी
और ये रफी साहब ने मेरा गाना गाया था। रफी साहब ने मेरे 5 गाने गाए हैं। मोहब्बत रंग लाएगी जना आहिस्ता आहिस्ता कि जैसे रंग लाती है शराब। आहिस्ता आहिस्ता अभी कम सिन हो क्या जानो मोहब्बत किसको कहते हैं कि जाते जाते जाएगा हिजाब। आहिस्ता आहिस्ता। और फिर रफी साहब ने दूसरा गाना गाया था, जरा मेरे हमनशी मुझे थाम ले मुझे थाम ले जरा मेरे हमनशी मुझे थाम ले मुझे थाम ले जिंदगी से भाग कर आया हूँ मैं मुझे थाम ले जरा। तो ऐसे गाने बनाए थे मैंने। क्या बात है, क्या बात है। उस वक्त ये अपनी तारीफ करने वाली बात नहीं है, मैं तो समझता तारीफ तो बस ऊपर वाले कि मैं जितना करूं मैं कम है। मुझे उन्होंने चुना, ऊपर वाले ने उन्होंने मुझे चुना है अन्नू मलिक बनाने के लिए, वरना मैं गाने बना नहीं सकता। अच्छा ये बताइए कि जो स्ट्रगल के दिन थे जब आप कहते हैं कि बस मैं लेके अपना, सर आप स्ट्रगल की बातें क्यों करवाना चाहते हैं? मैं आपसे ये आप मुझसे क्यों पूछना चाहते हैं? मैंने बहुत स्ट्रगल की है सर, मैं ये पूछना चाहता हूं लेकिन कि सभी ने स्ट्रगल किया। मुझे बताओ हिंदुस्तान में कौन आपके वालिद मरहूम ने इस सिलसिले में कोई आपकी मदद नहीं की? देखिए आपका रास्ता आसान मैं बताता हूँ, उनसे एक मदद मिली है जी कि उनके नाम पर मुझे 1 कप चाय मिल जाती थी, उसके अलावा मुझे कोई मदद नहीं हुई। मैंने कहा कि मैं सेल्फ मेड म्यूजिशियन हूँ, सेल्फ टॉट म्यूजिशियन हूँ और सेल्फ मेड मैन हूँ, और मैंने आई एम प्राउड टू बी अ सेल्फ मेड मैन। मुझे ना कोई गॉडफादर मिला ना कोई गॉड मदर। मेरे गॉडफादर गॉड मदर सब कुछ ऊपर वाले हैं और मेरी मेहनत है। और बस मैं ये कहता था कि मैं जाके कॉलिंग कार्ड होता था कि हेलो सर मेरा नाम अन्नू मलिक है। कौन हो भाई? मैं सरदार मलिक साहब का बेटा हूँ। कौन? अरे हाँ हाँ उन्होंने भी कुछ गाने बनाए, बस ये होता था। तो डैडी की पेन, डैडी की जो बहुत बड़े ऊंचे कलाकार थे मेरे फादर, बहुत मतलब मैं समझता हूँ कि ही नेवर गॉट हिज ड्यू, बल्कि वो मेरा मोटिवेशन बन गया बेशक, क्योंकि जब उनको वो जो रुतबा नहीं मेरा जो मिलना चाहिए था, मैंने कहा कि मैं हिंदुस्तान के हर एक टॉप एक्टर के साथ मतलब मैं हर टॉप प्रोड्यूसर के साथ काम करूंगा। मैंने कसम खा ली थी कि मैं बहुत फेमस कंपोजर बनूंगा। इसमें लोगों ने बोला आई मी माई सेल्फ, यस आई मी माई सेल्फ, इसलिए कि मुझे किसी ने बनाया नहीं, मैंने ही कोशिश की। आज भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि काम मांगने में क्या शर्म। एक जो हम हर बार बार एक बात बोलते हैं कि भूख लगे तो चांद भी एक रोटी नजर आता है। मैं हर जगह कहता हूँ भूख लगे तो चांद भी एक रोटी नजर आता है। आगे है जमाना फिर भी भूख पीछे पीछे। अरे भाई सारी दुनिया की बातें 2 रोटियों के नीचे। क्या? ये 2 रोटी, अब ये बता ना चमड़ी की झुपड़िया में आग लगी भैया, बरखा ना बुझाए बुझाए रुपया। हमें अपने काम के मांगने के लिए कोई शर्म नहीं आती। मैं पहले भी काम मांगता था, आज भी मांगता हूँ और कल भी मांगता रहूंगा। मुझे कला मिली है बिल्कुल, और मैं काम करता हूँ। तो मैं, आपने जो पूछा कि डैडी के साथ क्या हेल्प मिली, बस इतनी हेल्प मिली। मैं खुद गया लोगों के पास, खुद बाजा लेके गया, खुद गाने सुनाए। उसमें लोगों ने बोला यार अन्नू मलिक तो गाड़ी की बॉनेट पर भी गाना बना लेता है और पकड़ लेता है, कहीं भी बोले गाना सुन लो। हाँ ये मेरा स्टाइल है, ये मुझे अच्छा लगता है। मेरे अंदर कोई म्यूजिक बनता है ना, मैं चाहता हूँ जल्दी से सुनाया जाए। अब आपने मुझे बोला कि मैं बेचैन, मोहब्बत, जुदाई, ये लफ्ज आपके हैं जी, मैंने उस पर गाना बनाया। मुझे गाना बनाने सुनाने में बड़ा मजा आता है और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कला है जो ऊपर वाले ने दी। अभी ये जो दम लगा के हैशा आपकी फिल्म थी, उसके जो लिरिसिस्ट हैं वरुण ग्रोवर, उन्होंने बातों बातों में हमसे ये कहा कि एक म्यूजिक कंपोजर को सामीन के दिलों में उतरने में बहुत लंबा अरसा लगता है। ऐसा कभी नहीं होता कि अचानक कोई आदमी आया और छा गया, और क्योंकि उसमें बहुत मेहनत है। और उन्होंने लेकिन साथ में ये भी कहा कि एक अरसा ऐसा भी रहा जिसमें खुद अन्नू मलिक जैसे टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर को उतना फ्रीक्वेंटली लोग इंगेज नहीं कर रहे थे। इस पर आपका क्या टेक है? देखिए वरुण ग्रोवर इज बहुत ही गुणी इंसान, बहुत छोटी सी उम्र उनकी, लेकिन बहुत ही सुलझे हुए
लेखक है, बल्कि मैं समझता हूँ कि मुझे तो मेरा सोलमेट जैसे बोलते हैं ना मिला जी। और वो आपने गाने भी सुने बिल्कुल। दम लगा के आयशा के। जी वरुण जी ने जो बात बोली कि अन्नू मलिक को ज्यादा यूज इस्तेमाल नहीं किया, वो बहुत सही कहते हैं। जी क्योंकि मेरे अंदर लोगों ने क्या सोचा कि ये सिर्फ एक गर्म चाय की प्याली, ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद, आज भी कहीं जाओ तो ये गाने की डिमांड होती है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि मैंने बॉर्डर की है, द मोस्ट पेट्रियोटिक फिल्म ऑफ इंडिया, LOC कारगिल मैंने की है, रेफ्यूजी मैंने की है, उसके लिए नेशनल जिसका अवार्ड मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, उमराव जान मैंने की है। इनके बारे में क्या बताऊं, मुझे जब उमराव जान का म्यूजिक दिया मैंने तो हृदयनाथ मंगेशकर साहब ने, जो लता जी के भाई हैं और खुद एक बहुत ही बेहतरीन संगीतकार है, उन्होंने फोन किया अलका जी को और कहा कि यार आपने गाए गाने बहुत अच्छे गाए, बनाया किसने ये गाने? बोला अन्नू मलिक ने। तो वो इतने खुश हुए कि उसके बाद मुझे वो लता जी पुरस्कार मिला था, लता मंगेशकर अवार्ड मिला था। जी बोला कि तुमने क्या ये जबरदस्त गाने बना दिए। उन गानों की चर्चा नहीं हुई क्योंकि पहले ही शायद उमराव जान भारी होगी और भाई कहाँ अन्नू मलिक उमराव जान म्यूजिक देगा, लेकिन जेपी दत्ता साहब हैड फुल फेथ इन मी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरुण जी ने जो बात बोली, जो मुझके मेरे अंदर क्लासिकल जो चीजें हैं जी वो लोगों ने एक्सप्लॉइट नहीं की। अभी भी कुछ ऑलमोस्ट 378 390 फिल्म कर चुका हूँ, पता नहीं कितना। मुझे लगता है कि मैं अभी अभी आया हूँ और अभी भी मुझे कोई ऐसा काम मिले जो मैं प्रूव कर सकूं। अब जो ये जो फिल्म है दम लगा के आयशा की, जी मैं बताना चाहता हूं कि दम लगा के आयशा आदित्य चोपड़ा साहब, इनका मैं बहुत बड़ा मुरीद रहा हूं, इनके फादर का भी, यश चोपड़ा साहब का। और मैं तरसता था कि यार वायरस्ट फिल्म में मुझे काम मिले। 15 साल से इनके पीछे पड़ा था। जब यश अंकल थे नहीं काम मिला, मैंने आदि को भी फोन किया, आदित्य चोपड़ा साहब को मैंने बहुत कोशिश की मिलने की। एक बार कहा कि भाई यार प्लीज काम देना। कब की बात कही थी, एक दिन फोन आ गया कि हमारी फिल्म एक है, आप आइए मुझसे मिलने के लिए। ये जब उन्होंने स्टोरी सुनाई, आइडिया दिया, मेरी मुलाकात शरद कटारिया साहब के साथ हुई। अच्छा। शरद जी जो डायरेक्टर है, जो लेखक भी, और मनीष शर्मा प्रोड्यूसर, उनके जरिए मेरी मुलाकात वरुण जी से भी हुई। वरुण जी ने बात क्यों कही है कि अन्नू को एक्सप्लॉइट नहीं किया है या यूज नहीं किया है, देयर इज अ रीजन। जिस गाने ने आज हल्ला मचाया है वो मैं सुना देता हूँ। मेरे पास सिर्फ एक पिक्चर थी और अनेक संगीतकारों के पास 5-5, 8-8, 10-10 फिल्में थी, लेकिन आदित्य चोपड़ा ने बोला जा पेटी खोल, मतलब तू जो अपने हारमोनी पर गाने बनाता है मेहनत कर। वो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं खुश हो गया कि आदित्य चोपड़ा ने मुझे याद किया जब कोई याद नहीं कर रहा था, सब भूल चुके थे मुझे। कहीं दूर दूर तक जिन निर्माता, जो आपने बोला कि आपके अंदर का रंज क्या है, जिनके साथ आपने बहुत अच्छा काम किया हो, निर्माता, निर्देशक, एक्टर्स, कोई नहीं था। सिर्फ एक आदित्य चोपड़ा साहब आए, उन्होंने मुझे ये काम दिया। वरुण ने जब ये गाना लिखा तो वरुण को बात समझ आ गई कि अन्नू मलिक क्या है, क्योंकि शरद जी ने बहुत अच्छी सिचुएशन दी हमें। उनके दिमाग में था कि हम लोग कोई किसी बैंड से गाना ले लेंगे, कोई रॉक बैंड होता है ना। तो मैंने कहा मुझे सिचुएशन तो बताइए। बोला नहीं, रात का वक्त है, ये हीरो अपनी वाइफ के पास जाता है और वहां उसके लिए खाना परोसा गया था, लेकिन वो नाराज है इस बात पर। वो मोटर बाइक पर जाता है, वाइफ को बोलते चलो बैठो, वो पिलन पर बैठ जाती है स्कूटर की। वापस आ रहे हैं, बीच में उसको भूख लगती है, वो खाना नहीं खाता, हुआ नाराज था। बीच रास्ते में उसको भूख लगती है, उसको पहली बार बताया कि हाउ द हस्बैंड एंड वाइफ स्टार्ट कमिंग क्लोज, थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगता है। वहां कुछ सिचुएशन कोई गाना था। बहुत गाने मैंने सोचे, अचानक मैंने सोचा कि मैं ये ट्यून मैंने सुनाई, ये मैं सुनाना चाहता हूँ, जो आज हर जगह गाना नॉमिनेट। फिल्म का म्यूजिक मुझे अभी जी वालों ने भी नॉमिनेट किया, मतलब बेस्ट कंपोजर। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये
टोहना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे, ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोहना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। संतरा बनाया, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, कैसे तूने अनकहा सब सुना, खाली राहें हम आंख मूंदे जाएं, पहुंचे कहीं तो बेवजह, ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। ये गाने ने यानी कि सिर्फ एक ही चीज है कि उन्होंने सबको याद किया इसमें, अवार्ड जो कमेटीज होती हैं, मगर जिस लड़के ने गाना बनाया उसको ही भूल गए। ये तो वो मेरी किस्मत की बात है, वो मैं लिखा के लाया हूँ शायद, कब वो मेरी किस्मत खोलेगी मुझे पता नहीं। मैं खुश हूँ कि वरुण जी को अवार्ड मिला, कि उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है गाना। मैं खुश हूँ कि पापोन महानता को मैंने गाना दिया तो उसको अवार्ड मिला, लड़की फीमेल सिंगर को भी मिला। लेकिन जिसने गाना बनाया उसको भी याद कर ले तो बड़ा मजा आ जाता है, सोने पे सुहागा हो जाता है। क्योंकि मैंने रातों की नींदें हराम की इस गाने के अंदर। मैं रातों रात बैठता था कि कोई तर्ज निकले जिसमें शरद जी खुश हो जाए, आदित्य चोपड़ा साहब खुश हो जाए, और जब तर्ज आई जब ये अंतरा बना तो शरद जी ने बोला यार ये कमाल अंतरा है, ये मुझे दे दो ये जो नोट्स मैंने लिए हैं, बोला यार ये बड़ा दिल को छू लेते हैं, अंदर अंदर मतलब झिझोड़ देते हैं, तब जाके गाना बना। तो चलो कोई बात नहीं, देखिए पब्लिक का प्यार है, वो भी बहुत बड़ा अवार्ड है, बड़ा वो तो उससे इससे बड़ा अवार्ड भी होता नहीं है। आप खुद भी देखिए, आप एक शायर के भांजे और खुद भी आपको शेर व शायरी में दिलचस्पी और मुझे शौक है। मैं कोई बहुत बड़ा शायर नहीं हूँ, हाँ। मैं मस्ती करता हूँ, मैं म्यूजिक बनाता हूँ ज्यादा। लेकिन यही सवाल जो मैंने खुद वरुण से पूछा था और आपसे भी पूछता हूँ, कई बार म्यूजिक कंपोजर और लिरिसिस्ट के बीच एक ऐसी कशमकश चल रही होती है कि कभी लिरिसिस्ट म्यूजिक कंपोजर पर अपना जिसे कहते हैं ब्लेम डालता है और कभी म्यूजिक कंपोजर लिरिसिस्ट पे डालता है। अब इसमें सच्चाई क्या है? देखिए सुनिए मेरा सवाल तो सुन लीजिए अनुसार। ये मोह के धागे जी, आपको अंदाजा है कि बिना एक मोह के भी गाना लाइन पूरी हो जाती थी, मतलब फिर हम इसे 3 मोह क्यों ना करें? ये सब कुछ किया गया होगा मीटर में चीज़ों को बैठाने के लिए। तो क्या एक कंपोजर के तौर पर आप लिरिसिस्ट को ये सजेशन नहीं दे रहे थे कि इसमें अगर एक मोह के साथ ही, क्योंकि आपको मालूम है कि चाहे वो राजेंद्र कृष्ण रहे हों, मजरूह सुल्तानपुरी रहे हों, हसरत साहब रहे हों या साहिर साहब रहे हों, उन्होंने जितने रोमांटिक गाने लिखे या जितने भी गाने लिखे, हर गाने का दूसरे गाने से रंग अलग, न उसमें अल्फाज रिपीट होंगे, ना इमोशन उस तरह उसी फ्रेजियोलॉजी में रिपीट होंगे। तो ये जो रिपीटिशन की का कंपल्शन, ये मजबूरी जो इसमें मोह टोह ये जो एक ही चीज़ को 2 बार कहने से क्या कोई असर बढ़ जा रहा है? अगर ये आपको पेचीदा सवाल लग रहा हो तो आप इसका जवाब नहीं भी दे सकते। अन्नू वाले के लिए कोई सवाल पेचीदा नहीं है, और इसका आप जितना आपने लंबा सवाल किया इसका आप जरा जवाब भी सुनिए जी, आपको अंदाजा हो जाएगा, और खास करके जो हमारी जनता है उन्हें पता लगेगा कि ये क्या चीज़ होती है जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने लिरिक राइटर को बोला ही नहीं कि मोह 2 बार करो जी, कि मेरे ट्यून को सूट होता है, ना उन्होंने मुझे बोला कि आप कोई अलग ट्यून बनाओ, क्योंकि लिरिक राइटर और म्यूजिक राइटर रिलेशनशिप कैसा होता है मैं जरा बताना चाहता हूँ। आई बिलीव द ट्यून इज द किंग, आराम से सुनिए, ट्यून इज द किंग बट द वर्ड्स आर द क्राउन। राजा ताज के बिना कुछ नहीं है, ताज ना हो ना राजा के सर पर तो राजा अजीब लगता है। आपने कहा मोह क्यों, आपने कहा ट्यून को सूट हो रहा होगा कि भाई ये मोह कर दें
ये गाना, ये मोह के धागे तेरी उंगली, आपको सुनने में मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है, लेकिन हम इसमें बस नहीं हाँ। आपने, मैंने एक सवाल किया, आपने बोला नहीं आ रहा। बिल्कुल। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बांट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब गाना था आवारा हूँ, याद है आपको गाना? जी। आवारा हूँ, राइट? ठीक। या गर्दिश में हूँ, मगर आपने चीज नोटिस किया? हाँ, क्या एक चीज मिसिंग है इसमें। नहीं, वो मिसिंग नहीं है। वो क्या मिसिंग है? वो वर्ड नहीं है। आवारा हूँ, ये सुर मिसिंग है। अगर ये निकाल दो, आवारा हूँ, छोड़ दो, आप मेरा मुंह देख रहे हैं, मैं आपका मुंह देख रहा हूँ। आवारा हूँ, आप मुझे देख, वो चाहते आवारा हूँ, आ भी जा, ये भी कर सकते, मगर वो फ्रेज चाहिए था शंकर जयकिशन साहब को, आवारा हूँ, इससे कंप्लीट होता है। क्या बात। अगर ये ना, गाना खत्म। क्यों खत्म? सुनने वाले को पसंद नहीं। हिंदुस्तानी जो जनता है वो म्यूजिक में डूबी हुई जनता है। हिंदुस्तानी जनता को शायद म्यूजिक नहीं आता होगा इतना, लेकिन हिंदुस्तानी जनता म्यूजिक समझती है। हिंदुस्तानी जनता को पता है सुरीला गाना कौन सा है, और गाना जो मजा, हिंदुस्तानी जनता गाना रिजेक्ट कर देती, आवारा हूँ, अगर ये नहीं होता था। मगर शंकर जयकिशन भी माहिर थे, वो सबके बाप थे। उन्होंने कहा आवारा हूँ, ये जगह है। अब हमने गाना बनाया बॉर्डर फिल्म का। बॉर्डर फिल्म का म्यूजिक सुपर डुपर हिट हुआ, फिल्म में सुपर हिट हुई। उसमें गाना था, जावेद अख्तर साहब ने लिखा, ए जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जो भी, जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है कह कर चलूं, याद है? बिल्कुल। तो उन्होंने लिखा था तो चलूं, यही खत्म हो गया था। जो आपकी बात है जावेद साहब ने की थी, मैं एक बात दिल में कहकर चलूं तो चलूं, मुखड़ा खत्म है। मैं लड़ पड़ा, मैं बोले मुखड़ा खत्म नहीं हुआ, लड़ाई हो गई बिटवीन मी एंड जावेद साहब। बोले क्या बकवास कर रहे हो? बोले मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं आप ही के लफ्ज को बोलता, मेरा गाना बन रहा नहीं है। ऐ जाते हुए लम्हों, मैं एक बात दिल में है कह कर चलूं, ये गाना नहीं हो, कह कर चलूं तो चलूं, फिर मैंने डाला तो चलूं, फिर से तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, गाना यहाँ बनता है साहब। क्या बात। हाँ, इसे कहते हैं आपने सवाल का जवाब देना। अगर यहाँ जनता सामने होती तो ताली मारती, और वहां बैठे बैठे जनता समझ रही है, ये अंदर से आता है। अब मैं सिर्फ गाना बनाता हूँ, तो चलूं, छोड़ दो, ऐ जाते, सारी हिंदुस्तानी जनता बोलती है, हम भी चलते हैं, नहीं सुनना। हिंदुस्तानी जनता सब जानती है, करे बोला था आनंद बख्शी साहब ने, मेरे फेवरेट पोएट, ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है। पब्लिक को गाना पसंद आया तो चलूं, तो चलूं, ये जो जगह है, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, जावेद साहब ने मान लिया, बोला करो, और आज वो गाना सुपर हिट है। और जैसे राइटर अपना काम जानता है, जावेद अख्तर साहब को हम शायरी नहीं सिखा सकते, गुलजार साहब को आप शायरी नहीं सिखा सकते, आनंद बख्शी को आप शायरी नहीं सिखा सकते, हसरत शैलेंद्र को आप नहीं बोल सकते। उसी तरह संगीतकार भी अपना काम जानता है, संगीतकार को आप नहीं बता सकते क्या करो क्या नहीं करो, ये अंदर से आता है। आपने एक लफ्ज दिया, वो आप जानते हैं, मैंने तर्ज बनाई, और यही है कि हर इंसान अपना काम करे, सबकी तरक्की हो सकती है। तो अनु साहब अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जी हाँ, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं, बहुत ही दिलचस्प बातें म्यूजिक कंपोजर, लिरिसिस्ट और सिंगर अनु मलिक के साथ। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आप हैं आज बेहद मशहूर म्यूजिक कंपोजर, लिरिसिस्ट और सिंगर अनु मलिक के साथ। अनु जी, आपने तो एक लंबा दौर ये देखा, इसमें म्यूजिक के भी बहुत ट्रेंड्स बदले, खास तौर पर लाइव म्यूजिशियंस के साथ काम करने का आपका एक पूरा फेज है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिंथेटिक म्यूजिक का भी दौर है। इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लाइव म्यूजिशियंस धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी से कम होते जा रहे हैं। ऐसे लाइव म्यूजिशियंस को याद कीजिए जिनके बिना धुनें पूरी नहीं हुआ करती थी। बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन मैं इससे पहले कहना चाहता हूँ कि जब इंसान का जज्बा होता है, व्हेन यू आर बोर्न इन अ ग्रेट कंट्री लाइक इंडिया, मैं ग्रेट क्यों बोलता हूँ, आपने तो मेरे गाने भी सुने होंगे जी। सबसे पहला मेरा गाना था ईस्ट और वेस्ट,
इंडिया इज द बेस्ट, या कसम ली है हमने कसम ना तोड़ेंगे, वी लव यू इंडिया तुझे ना छोड़ेंगे, ये सब जब गाने में बनाता था मेरे दिमाग में एक ही बात रहती थी कि आई वांट टू मेक माय कंट्री प्राउड, नॉट ओनली माय फैमिली प्राउड, कि हिंदुस्तान से एक लड़का ऐसा है जो हर सिचुएशन में गाने बनाता है। जब मैंने बॉर्डर के गाने बनाए जी, तो आपको याद होगा संदेशे आते हैं गाना वॉज बॉर्न जब मुझे पता लगा, जेपी साहब ने कहा कि ये सियाचिन पर जो हमारे सोल्जर्स, अभी आप रिसेंटली जो ट्रेजेडी हुई, एवेलांच हुआ जहाँ हमारे 10 जबरदस्त जवान शहीद हो गए, वो किस कंडीशंस में वहाँ रहते हैं और गार्ड करते हैं हमारे देश को। वो गाना बना संदेशे आते हैं, खास करके जावेद साहब ने जो लिखा कि घर कब आओगे। मैं बताना चाहता हूँ कि लाइव ये भी गाना रिकॉर्ड हुआ था जो आपने सवाल किया जी, ये वायलिन्स, वियोलास, चैलोस, कोरस सबको बुलाया गया और ये गाना किया हमने जी। लाइव म्यूजिशियंस, ये जो दुख की बात है कि आजकल वो नहीं है या कम, उनकी संख्या कम होती जा रही है बिकॉज लॉजिक आ गया है, न्यूएंडो आ गया है, क्यूबेज आ गया है, हर साउंड आप प्रोग्राम करके करते हैं, लेकिन उसकी बात कुछ और होती थी। आज भी आपने नोटिस किया होगा जो लाइव के गाने हैं जी, वो मेरे गाने हों या हमारे गुरु के गाने हों, सब वही सुनते हैं। चक्कर ये है कि जो म्यूजिशियन आप मुझे बोलते हो, मुझे सब वो अरेंजर्स याद आते हैं, मुझे सब म्यूजिशियंस याद आते हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया जी। मैं किन किन के नाम बताऊं, मेरे खुद अरेंजर नरेश शर्मा साहब, अमर हल्दीपुर साहब, सुरेश लारवानी साहब, बबलूदा, इन सब ने मेरे साथ काम किया। ये बड़े अच्छे, ये जो वो लोग होते हैं जो आपके गाने को समझते हैं, लिखते हैं, नोटेशन बनाते हैं जी, और वो लोग पर जाके शासनों को कॉपीज देते हैं। इनके बिना भी आपको पता है पंचम दा के साथ बासु मनोरी थे जी, मेरे साथ बबलूदा ने क्या काम किया, आप वो नहीं रहे। उसके साथ केरसी लॉर्ड म्यूजिशियन, भूपी जी जो अभी भी हैं, जो गाना भी गाते हैं, जो गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं। हमारे यहाँ ट्रम्पेट प्लेयर्स, वायलिनिस्ट, सोलो वायलिनिस्ट, ब्रास सेक्शन, टूटी का सेक्शन, ये जो होता था, ढोलक्स, हमारे ढोलक प्लेयर हुआ करते थे उस जमाने में, समीर जी, भवानी जी। और ये जो आपने बोला किन किन के नाम याद आते हैं, जैसे कि ये मैं नाम क्यों ले रहा हूँ जी, ये नाम इसलिए याद आते हैं क्योंकि इन म्यूजिक सबका कंट्रीब्यूशन होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, सिर्फ संगीतकार क्रेडिट नहीं ले सकता, ना ही कि लिरिक राइटर। मैं समझता हूँ कि हम जो हैं एक टीम वर्क की वजह से, अगर वो सिंगर्स ना हो बराबर, जी, ये मेरे सुपर हिट गाने कैसे हुए? मेरे गाने सुपर हिट हुए बिकॉज आई हैड द बेस्ट सिंगर्स। एक तरफ मैंने लता मंगेशकर जी के साथ काम किया, मोहम्मद रफी साहब के साथ काम किया, किशोर दा के साथ काम किया, आशा जी के साथ काम किया। यहाँ फिर अभी हमारे 90s के जो सिंगर्स आए उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया हमारे साथ। उसी तरह यू हैव ग्रेट म्यूजिशियंस, ग्रेट रिकॉर्डिस्ट्स, ग्रेट स्टार्स, ग्रेट कोरियोग्राफी, तब जाके जनता के सामने गाना आता है। इस गाने के पीछे बहुत मेहनत होती है। ऑडियो कंपनीज का रिलीज करना, उसको मार्केट करना इतना मुश्किल काम है। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सरवाइव करना, गाने बनाना, उसको सामने पेश करना, ये मैं आपको लफ्जों में ये हमारे 15 दिन चले जाएंगे आपके इंटरव्यू के, बिल्कुल, लेकिन खत्म नहीं होगा। लेकिन मैंने म्यूजिशियंस के कुछ नाम क्यों लिए, ये मुझे म्यूजिशियन बहुत पसंद है, इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत रही है मेरी लाइफ में, इन टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग, इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग, इन टर्म्स ऑफ बीइंग देयर व्हेन यू नीड देम। देखिए जब आपने शंकर जयकिशन का जब नाम लिया तब हमें अचानक सेबेस्टियन जी वो थे जो डैडी के साथ भी काम करते थे जी, ओपी नैयर साहब के साथ भी काम करते थे, शंकर जयकिशन साहब के साथ भी काम करते थे जी। वो ऐसा काम करते थे, वो आप जो गाना बनाते हैं वो लिख लेते थे नोटेशंस, और उसके बाद कॉपीज बना के उसके अंदर ऑब्लिगाडो डाल के उसको सजा कर। अरेंजर नाम क्यों है? जब तक वो नहीं होगा तो डिसएरे हो जाएगा सेट के ऊपर, किसको पता नहीं लगेगा कौन सा सुर कहाँ से आए। तो बहुत काम इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। कहा जाता है कि खुद शंकर जयकिशन के लिए भी जिस तरह से वो डुग्गी बजाने वाले देवी चंद को ढूंढा जाता था कि वो कहीं भी है, रात के 12 बजे भी उनको रिकॉर्डिंग उनके बिना पूरी नहीं हो पा रही है। तो आपके भी साथ कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट रहे? नहीं, बहुत ऐसे हम तो भीख मांगते थे, हमारे इन्फॉर्मर्स बोलते थे उनको जी, कि मैसेंजर्स, इन्फॉर्मर्स, अच्छा मैसेंजर भी बोलते, हम बोलते थे भाई यार वो गिटारिस्ट मिल जाएगा। अच्छा प्यारे जी के जो ग्रुप हैं, लक्ष्मी प्यारा जी का जो 30 वॉल्यूम चाहिए उनको,
उनका ग्रुप मिलेगा। कभी कभी शॉक देते थे, बोलता वो सब उनकी रिकॉर्डिंग चल रही है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की, और हमें कोई और वॉलेंट मिलना था, हम लोग उसमें भी काम करते थे। लेकिन हर आदमी तरसता था कि बेस्ट म्यूजिशियंस मिले। चन्नी जी हुआ करते थे, वो सिद्धेश्वर कौन बजाएगा, फिर ये कौन यार वो ट्रम्पेट प्लेयर वो कौन है, जॉर्ज साहब मिल सकते हैं। जॉर्ज साहब बड़े जबरदस्त होते हैं। अच्छा कैसे पता लगता था जॉर्ज साहब कौन है यार, तीसरी मंजिल में वो जो, अच्छा वो गाना ओ हसीना जुल्फों वाली में या ब्रास सेक्शन कौन था, बोला फलाना थे। तो यार ये 4 ट्रम्पेट प्लेयर मिल सकते हैं, ये हमको ये ट्रम्पेट, ये हमको, अच्छा एक काम करो फ्यूगोला में कौन है, जॉर्ज साहब नहीं है तो जोसेफ मिल सकता है। ये सब नाम अभी क्यों याद आ रहे हैं, ये नाम बहुत जरूरी होते हैं, बहुत जरूरी, क्योंकि अगर ये लोग ना हो तो गाना 100% से 50% हो सकता है। बिल्कुल। उसी तरह आशा जी आ सकती हैं, अरे किशोरदा मिल सकते हैं। क्यों होता था, बिकॉज ये क्लासिक लोग थे। रफी साहब मिलेंगे, अब क्यों ये संगत होती थी, म्यूजिक इज संगत। टॉप हरि हम तो तरसते थे हरि प्रसाद चौरसिया साहब के कि बांसुरी के लिए हरि जी आ जाए। वो स्टार अगर आ गए तो हमें लगता था, उनको देखते थे ना उनकी शक्ल, हमको लगता हमारा गाना हिट हो जाएगा। शिव कुमार जी आ जाए संतूर के ऊपर, और शिव जी को बोलते थे शिव जी आप ईरानी संतूर ले आना, क्योंकि अन्नू मलिक को ईरानी टंग वो साउंड बहुत पसंद आता है। तो उसी तरह आपके अरेंजर को हम बोलते थे उस जमाने में, वो भी बहुत सुरीले आदमी थे, किशोर शर्मा साहब। किशोर जी वो उनको बुला लें यार, हाँ यार मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अब उनके बच्चों ने सब काम शुरू कर दिया है, उनकी नई पीढ़ी है, वो लॉजिक पर आ गए हैं, वो सिंथेसाइजर पर आ गए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि विदाउट द टॉप म्यूजिशियंस, विदाउट द टॉप सिंगर्स, विदाउट द टॉप लिरिक राइटर्स एंड विदाउट ग्रेट डायरेक्टर्स, अन्नू मलिक वुड नॉट बी अन्नू मलिक। अन्नू मलिक इज ऑल्सो अन्नू मलिक, क्यों मेरी जिंदगी में अब्बास बस्तान थे, मेरी जिंदगी में मंसूर खान आए, मेरी जिंदगी में जेबी दत्ता साहब आए, मेरी जिंदगी में मनमोहन देसाई आए, मेरी जिंदगी में राजकुमार हिरानी साहब आए। बल्कि मैं खुशनसीब हूँ, राजकुमार हिरानी जी की पहली फिल्म मुन्ना भाई, आई वाज चूजिंग टू डू द म्यूजिक। मेरी जिंदगी में फराह खान आई, और सबने यानी कि राकेश मेहरा साहब आए। आप कितने नाम लेने चाहें, मतलब अभी शरद जी आए, शरद कटारे, दम लगा के आयशा। तो ऐसे डायरेक्टर जब मिलते हैं तब काम होता है, यू नो, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू क्रिएट ग्रेट म्यूजिक। ये मैं मानता हूँ। देखिए आप इस बात को तो मानेंगे कि मैं सवाल कुछ भी पूछूं, आप कितने आसानी से और कितने प्यार से सब सवालों के जवाब दे रहे हैं, और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि आप किसी सवाल से पीछे नहीं हट रहे। ऐसा ही एक सवाल और आने वाला है आपके लिए, वो है कि जैसा आपने कहा कि म्यूज़िक कंपोज़र के साथ जो सिंगर है वो भी तो एक टीमिंग करने से, लेकिन कुछ ऐसे सिंगर्स भी हुए जिनको म्यूज़िक कंपोज़र्स ने दूसरे तीसरे पायदान पर रखा और आखिरकार उनका करियर ख़त्म हो गया। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर अनवर एक सिंगर थे, बहुत अच्छा गाया उन्होंने, लेकिन अचानक म्यूज़िक कंपोज़र्स ने उनको बुलाना बंद कर दिया। अब क्या म्यूज़िक कंपोज़र्स ने बुलाना बंद कर दिया, रिहर्सल उनके साथ किया और गाना गवाया किसी और के साथ। इस एरिया पर आप हमको बताइए। मैं बताऊँ, सबसे पहले तो अनवर के बारे में बताना चाहता हूँ। बड़ी सुरीली सिंगर थे और बहुत अच्छा काम। सबसे पहले तो मैंने गाना दिया था जी, सोनी मेरी सोनी सोनी, ये गाना अनवर को मैंने गवाया था। गाना सुपरहिट हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ, ये जो हमारी हिंदुस्तानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, अभी अन्नू मलिक के बारे में बात करते हैं, आप तो अनवर के बारे में बात कर रहे हैं, हमने तो गाना दिया था। आप सुनिए, आप जंग जब करते हो ना, यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। नए सिंगर्स आते रहते हैं, बहुत से लोग आते रहते हैं जो नॉक करते हैं आपके दरवाजा कि यार आपने उनसे गाना गवाया, मैं भी गाता हूँ। मसले के दौर में मोहम्मद अजीज साहब आए, मोहम्मद अजीज साहब बहुत लड़े, बहुत मेहनत की। शब्बीर भाई आए, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत आगे बढ़े, वो बहुत जबरदस्त काम किया। उनकी आवाज के और भी लोग आने लग गए जो रफी साहब को फॉलो करते थे। बहुत अच्छी बात है, हम सब फॉलो करते हैं। हमने भी पंचमदा का म्यूजिक सुनकर, शंकर जयश्री साहब का म्यूजिक सुनकर हमने उनका नमन किया और आगे बढ़े। सब सीखते हैं। तो ये सब जब आपके दरवाजे खटखटाते थे, हम उनको गाने देते थे, हमने काम दिया। मेरे सामने जब अन्नू मलिक स्टार था, मैं तो अपने आप को मानता हूँ स्ट्रगलर मानता हूँ। जितने भी मैंने फिल्में की और नए नए संगीतकार आने लगे, उस वक्त अगर मैं ये सोचूं कि साहब मैं स्टार हूं, मेरे घर पर लोग आके मुझे साइन करेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको हर दिन आना पड़ता है, मिलना पड़ता है। मेरे साथ ही नहीं, सब कंपोजर के साथ, यार वो मैं गाना गा रहा हूँ, मेरे में वो ईगो है नहीं। मेरे में आजकल, मैं नहीं कहता इनमें ईगो, जो उनकी तरक्की नहीं होती, शायद किस्मत ही बोलती है। खुद आपको लगता है कि यार मैंने बहुत अच्छा काम किया, लोग को मेरा दरवाजा खटखटाना चाहिए। मैंने भी यही सोचा था इस जमाने की, यार मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, लोग आएंगे मेरे पास, पर ऐसा नहीं होता है। नए संगीतकार आ चुके हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज की पीढ़ी में भी जो जितने भी नए संगीतकार हैं,
जो यूथ के जो संगीतकार हैं वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बीच में दम लगा के एशिया का म्यूजिक को नॉमिनेट होना, आई वुड से इट्स अ बिग क्रेडिट टू मी एंड माय हार्ड वर्क। क्योंकि ये अगर अच्छा काम नहीं कर रहे होते हैं तो अलग बात है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इनके बीच में, तो मैं स्ट्रगल करता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा काम बहुत अच्छा हो, मैं नहीं सोचता कि यार मैं ही मैं हूँ, मैं समझता हूँ और भी लोग हैं, उनके बीच में मुझे अच्छा काम करना है। अगर अनवर ने बहुत अच्छा गाना काम मिला, साथ साथ मुन्ना ने मोहम्मद अजीज हम प्यार से मुन्ना बहुत अच्छा गाने गाए, उसको काम मिला, शब्बीर भाई ने बहुत अच्छा काम किया, उनको गाना मिला। उसके बाद सोनू निगम जी आ गए, कुमार शानू साहब आ गए, विनोद राठौड़ आ गए, बाबुल सुप्रियो साहब आ गए, आप समझे, वो पीढ़ी चीज जो आज अरिजीत बहुत अच्छे गाने गाता है। इसके अलावा नए नए संगीतकार आ गए, नए नए सिंगर्स और आ गए, इतने लोग आ गए हैं, कंपटीशन तो बढ़ता ही रहेगा। ये हिंदुस्तान, आप इंडियन आइडल में हम जज रहे हैं, आपने ये सवाल पूछा ही नहीं, 6 सीजन हमने कितने नए नए सिंगर्स डिस्कवर किए, ये कंपटीशन है, ये आता रहेगा। हाउ यू सर्वाइव इज अप टू यू। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई पर्सनल होता नहीं है। मैं नहीं समझता कि किसी निर्माता ने मुझे छोड़ दिया तो यार वो उसने बहुत बड़ा मुझ पर यानी कि ही प्लेड अ गेम। नो, आई हैव टू बिकम बेटर, आई हैव टू स्टार्ट इम्प्रूविंग। कि वो जो निर्माता मुझे छोड़ के चला गया वो मेरे पास आए, वो निर्देशक जो मुझे छोड़ के गया वो मेरे पास आए कि मैं ऐसा कोई गाना गा दूं कि सब बोले अब इससे ही गवाना है। मोहम्मद रफी साहब के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? हर कंपोजर क्यों चाहता था कि रफी साहब के साथ काम किया जाए? क्योंकि उसका एक सीधा जवाब हो सकता है, मतलब शायद कोई आसान जवाब, कि वो पैसे नहीं मांगते थे और उनको जो भी पैसे दे दिए जाते थे उससे वो खुश हो जाते थे। और अनवर बहुत से नहीं, आई डोंट नो अबाउट अनवर एट ऑल। ये आई डोंट नो कि उसने पैसे मांगे, शायद वो बिल्कुल नहीं मांगता हो, शायद वो फ्री भी करना चाहता हो, मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं है। लेकिन जो मेरे साथ सिंगर्स हैं उन्होंने कभी भी पैसे की डिमांड नहीं की मेरे साथ। वो शानुदा हो, उदित नारायण साहब हो, जो आज बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच चुके हैं, उनको पुरस्कार भी बहुत बड़ा मिला है, बहुत अच्छे गायक हैं वो, आए हैं सेट पर, मेरे फीमेल सिंगर्स और मेल सिंगर्स हैं, उन्होंने गाना पसंद किया है, गाना गाया है और चले गए हैं। कभी कभी बोलते थे हमें डिमांड, कुछ 2-3 सिंगर्स हैं, हमें इतना नहीं मिलेगा, हम नहीं काम करते, मैं उनके साथ काम ही नहीं करता था। मैं समझता था मेरा प्रोड्यूसर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा निर्देशक बहुत, अगर वो बजट पे काम कर रहा है, हमने बजट पे काम किया, अगर आप प्रोड्यूसर को मारोगे तो पिक्चर कैसे बनेगी? तो कुछ 90% सिंगर्स आए, भाई जो मिल जाए बहुत अच्छा। हाँ, हम डिमांड कर रहे हैं क्योंकि सिंगर्स भी जानते हैं जब हिट गाना मिलेगा तो पैसा कमा लेंगे शोज के अंदर। कंपोजर कहाँ जाएगा, लिरिक राइटर कहाँ जाएगा? वो तो डिपेंड ही करता है अपने गानों के ऊपर। आज अनु मलिक जो कुछ है वो डिपेंड करता है कि मुझे, मैं काम करूं, चलो मैं थोड़ा बहुत गा लेता हूं तो मैं शोज कर लेता हूं, बहुत से लोग तो वो भी नहीं कर पाते। तो ये डिमांड की बात मेरे साथ मेरे सिंगर्स ने कुछ नहीं किया, और अनवर भाई ने अगर किया होगा तो वो जाने, मेरे साथ तो कोई मुझे याद नहीं। सलीम मेवाल में कुछ बहुत चुपके से आए, बहुत अच्छा गाना गाया, बहुत मुझे इज्जत दी और गाना गा के गाना आज भी सुपर हिट है। इंडियन आइडल का जिक्र करते हुए आपने कहा कि वो सवाल मैंने नहीं पूछा, मैंने वो सवाल इस सेक्शन के लिए रख छोड़ा है। अब आप बताइए कि कुछ अच्छी बातें जिनसे बहुत खुशियां हुई, बहुत विदेश यात्राएं हुई और खूब देश और दुनिया से। The first word that comes to me on Indian Idol, thanks to Sony, मेरे संगीत को एक चेहरा मिल गया। मुझे आज बोलते थे फेस ऑफ इंडियन आइडल। मेरी शायरी पसंद आई, मैं मुंह पर बोलता था, जैसे आपने अभी इंटरव्यू लिया है, मैंने मुंह पर आपने जितने भी सवाल किए हैं, मैंने इसको पास तो नहीं बोला, बिल्कुल मैंने बोला ये सवाल का जवाब मैंने दूंगा। इंडियन आइडल के अंदर लोगों ने वो अन्नू मलिक को देखा जिसका संगीत सुना था, दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग ये अन्नू मलिक कौन है, ये गाने किस तरह बनाता है, ये बातें किस तरह करता है। ये एक्सटेम्पोर जो मैं गाने बना लेता हूँ, ये इसलिए बताता हूँ कि लोगों को पता लगेगा मैं क्या हूँ। ये मेरी तारीफ की बात नहीं है, ये हिंदुस्तानी को बताना चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, हिंदुस्तान का हूँ, एंड वी आर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कॉल्ड इंडिया। उसी तरह इंडियन आइडल, द वर्ड इंडियन आइडल इज अ ग्रेट वर्ड क्योंकि इट इन्वॉल्व्स द ग्रेट कंट्री इंडिया। आप जितने भी हमारे सिंगर्स हैं, मेमोरीज हैं कि कभी कभी तो मैंने किसी को कह भी दिया क्या तुम्हें गाना नहीं आता, तो लोग डंडे लेके आ गए थे, उनके फैमिली मेंबर्स, कोई दोस्त आ गए थे, बोला कैसे आपने गाली दे दी इसको, और हम सिक्योरिटी हमको बचा रही है। लेकिन उसके बाद वही लोग मेरे पास आए, बोला सर आपने इसकी लाइफ बचा दी, क्योंकि अगर आप उसको बोलते भाई मैं किसी सिंगर को बोल दूं जो बेसुरा है कि तुम अच्छा गाते, और उसके बाद वो सिंगर जो गा नहीं सकता है उसको वो अपने घर में जाके बोले माँ बाप को कि मेरी उम्र 22 साल की है, 23 साल की है, अन्नू मलिक साहब ने मेरी तारीफ कर दी,
तो अब तो मैं गाना ही गाता रहूंगा। माँ बाप बोल रहे हैं कि उनको भी समझ आ रहा है कि तू इतना सुरीला नहीं है, तू और मोहम्मद रफी, किशोर कुमार नहीं बन सकता है। लेकिन नहीं साहब, अनु मलिक ने मेरी तारीफ कर दी। वो झूठी तारीफ थी कि मैं अपनी जान बचाने के लिए, भैया बहुत अच्छा गाते हो, मैं जान छुड़ाने के लिए, तो आई एम नॉट डूइंग माय ड्यूटी प्रॉपर्ली। मगर मैं कह दूं कि तुम अच्छा गाते हो लेकिन इतना अच्छा नहीं गा सकते कि तुम कंपटीशन में आओ। तुम क्या करना चाहते हो? बोला मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो पढ़ाई करो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। किसी लड़की को मैंने कहा था, बहुत रोई थी। उसके बाद अच्छे घर में उसकी शादी हो गई। फैमिली ने आके बोला सर आपने जान बचा ली, वरना ये लड़की रुलती, इधर उधर फिरती, सिंगर भी नहीं बनती, शादी भी नहीं होती। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये भी मेरे मोमेंट्स याद रहे हैं। कुछ मोमेंट्स ऐसे भी याद रहे हैं जो अभी सिंगर्स को हमने बोला था कि हम प्रॉमिस किया था हम आपको गाना देंगे अगर आप आगे बढ़ेंगी। मोनाली ठाकुर है, उसको मैंने मोमो के धागे दिया। अगर इंडियन आइडल में जज रहा हूँ तो जो हमने प्रोमिस किए वो हमने पूरे भी किए कि आप अच्छा गाती हैं, कभी ना कभी मौका मिलेगा। मुझे 6 साल पुरानी बात याद है, 7 साल पुरानी, कि मैं मोनाली को बोला कि तू गाएगी, आज याद रहा। मैंने अनमोल मेरी बेटी को बोला है जो बहुत अच्छा गाती है, वो भी बहुत स्ट्रगल कर रही है। मेरी बेटी होने के बावजूद उसने बहुत मेहनत की है। आज उसके सब गाने सुपर हिट हुए। तनु वर्ड्स वनु में गाना चला है, आपने वो गाना गाया था ना, मैं नागिन नागिन या मेटल्ली मेटल्ली मेटल्ली, सब धीरे धीरे गाने गा रही है। सब आगे ओल्ड स्कूल गर्ल सब गाने चल रहे हैं। तो मेरी मेमोरीज इंडियन आइडल की ये है कि आई बीन वेरी ऑनेस्ट। मेरी शायरी की बातें, मेरी तू मैं विद फराह एंड सोनू इन द इंडियन आइडल 1 and 2। उसके बाद जावेद साहब के साथ, उसके अलावा फिर और भी जैसे कैलाश खेर आए, उदित जी आए। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, मेरा शोज बहुत चलते हैं। मेरे और फराह की जोड़ी बहुत किसी तो बोलती है भैया ये कमाल जोड़ी है, टॉम एंड जेरी की जोड़ी है। वो जैसे शायरी मारता है वो ऐसे लुक देती है। तो हिंदुस्तानी जनता मुझे कभी एयरपोर्ट पर मिलती है तो बोलते हैं यार आपके वो शो कब आएगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैंने दिल में जगह बना ली है मैंने हिंदुस्तान में। तो इंडियन आइडल के अलावा मैं कह रहा था कि कुछ और अच्छी बातें जिनमें कि कुछ अचीवमेंट्स, कुछ आपकी विदेश यात्राएं, कुछ इनाम, बहुत से देखिए हमने कुछ गाने हमने बहुत ट्रैवल किया, हमने बहुत शोज किया। बल्कि मेरे सबसे पहले शोज तो होते थे ऑसम फोसम, जब हम शाहरुख भाई के साथ गए थे। मैं, शाहरुख, सलमान और मोरानीस के साथ हम शोज करते थे। वहाँ बहुत शोज किए हमने। अभी भी बीच में हमने बहुत शोज किए हैं। इंडियन आइडल के साथ मेरी इंडिया में बहुत ट्रैवलिंग हुई है। और आई एम लकी थ्रू दिस शो मैंने अपने हिंदुस्तानी मतलब भाइयों से मैं जो मिला हूँ करीबी, मुझे बड़ा मजा आया। यूपी पे चले जाओ उनका अपना अंदाज है, एमपी चले जाओ उनका अपना अंदाज है, आगरा चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में चले जाओ, क्या क्या लोग मिले हैं, क्या क्या टैलेंट मिला है। कोलकाता, वेस्ट बंगाल चले जाओ, वहाँ का अपना कल्चर नजर आया। तो मैंने इंडिया को बहुत क्लोजली देखा है थ्रू दिस शो एंड आई हैव एंजॉयड थॉरली। आपके सामने जो मास्टर्स होकर गुजरे, जो लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर्स, उनकी बनाई हुई कोई ऐसी धुन है जो आपको लगता है कि वैसा एक दिन मैं जरूर बनाऊंगा? और मतलब नहीं, सबसे पहले तो आप जो कह रहे हैं, मैं सबसे पहले मेरे फादर श्री सरदार मलिक साहब, रोशन साहब, मदन मोहन जी, नौशाद साहब, और उससे पहले भी बड़े बड़े श्याम सुंदर जी, हुसनलाल भगत राम, विनोद जी, क्या क्या लोग आ चुके हैं, क्या काम कर चुके हैं। लेकिन शंकर जयकिशन साहब, आर.डी. बर्मन साहब, सचिन देव बर्मन साहब, इन सब के जब मैं गाने सुनता हूँ, मैंने डैडी को भी कहा था जब वो थे कि मुझे लगता है नहीं डैडी मैंने कुछ कमाल काम किया है, अभी भी करना है। लेकिन मेरे फादर कहते थे कि तूने एक तरफ एक गर्म चाय की प्याली बनाया, एक तरफ ऊंची बिल्डिंग बनाया और एक तरफ ऐसा लगता है बनाया, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं जब गाने सुनता हूँ मदन मोहन जी के या रोशन साहब के, खास करके ये गाना रूह को छू लेता है। मुझे बोल याद नहीं आ रहे उसके। तू जहां जहां रहेगा, ये जो गाना है, मेरा साया साथ होगा। मुझे बहुत बड़े राइटर याद आते हैं, राजा मेहदी अली खान जी जी जी, उनकी गोद में मैं खेला भी हूँ। तो मैं समझता हूँ ये ऐसे गाने, या फिर पंचम दा के तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, क्या ट्यून्स थे। या फिर रंगीला रे तेरे रंग, ये जो सचिन देव बर्मन साहब ने गाने बना दिए। या फिर शंकर जयकिशन साहब, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। उसके म्यूजिक पीसेस क्या बनाते थे।
मैं सोचता हूँ ये क्या कमाल काम कर गए नौशाद साहब। याद में तेरी रात भर करवटें बदलती। क्या लोग थे, क्या ट्यून्स थी, क्या शकील बदानी साहब लिखते थे। साहिर साहब वहाँ साहिर साहब, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। मैं समझता हूँ अगर इन सब गानों में से, या मेरे फादर का हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, हम का मारा हुआ एक बेगाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, इन सब गाने सुनने जो बजाने मैंने सुनाए हैं, या फिर पता नहीं वो आजा आई बहारी बेकरारों में राजकुमार तेरे बिना रहा न जानो। There's so much romance. दिल धड़कता था इनकी ट्यून सुन के, दिल धड़कता था। You felt like falling in love. आप अंतरा भी याद करते होंगे इस गाने का। मैं लता जी से कभी भी बात करता हूँ, पूछता हूँ कि कैसा गाया ये गाना यार दिल ऐसा लगता था मुंह में आ जाए। ये रोमांस होता था, ये सिंगिंग में रोमांस था। या फिर हमारे आशा जी, शोक नजर मदन मोहन जी की बेचैनियां दिल पे मेरे गिरा जा, मेरा न कुछ ख्याल कर तू यूं ही मुस्कुराए जा, शोक नजर की बेचैनियां। तो आप पूछते हैं कि मेरा दिल में क्या है, मैं समझता हूँ एक गाना भी ऐसा बना जाऊं तो जिंदगी सफर। आज तक वहां तक नहीं पहुंचा। मैं समझता हूँ मुझे बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करनी है। मैं निर्माता निर्देशक ढूंढता रहता हूँ, मेरी जिंदगी में राज कपूर मैं ढूंढता रहता हूँ, मैं रास्ता को ढूंढता हूँ। मेरे फेवरेट गाने थे मुझे कुछ कहना, मुझे भी कुछ कहना, ये क्यों? रोमांस, राज कपूर रोमांस। मैं तरसता हूँ कि मुझे कोई ऐसे गाने मुझसे बनवाए, मुझे बिठाए, मगर वो निर्माता पता नहीं कहाँ है, वो निर्देशक कहाँ है, वो रोमांस कहाँ है, वो चीज़ें कहाँ है, वो ठहराव जो होता है ना माहौल में कि सामने राइटर बैठा है, यहाँ संगीतकार है। 2-3 अभी मेरे जिंदगी में फिर से डायरेक्टर्स आ गए हैं, टचवुड। उनके नाम मैं अभी ले नहीं सकता हूँ, लेकिन फिल्में ऑफर हो चुकी हैं। वो दोनों तीनों बहुत ही ज़बरदस्त हैं और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग माय वर्क माय करियर विद देम। एक्चुअली मेरा लगता है मेरी शुरुआत होगी उनके साथ। उनमें से एक यंग डायरेक्टर है, बहुत म्यूजिकल है, मज़ा आता है उनके साथ जब बात करता हूँ तो उन्होंने कुछ 2-3 तर्जें मेरी ली हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ कुछ मज़ा आ सकता है। और बिल्कुल आखिर में अनु जी हमको अपने ही बनाए हुए गानों में से कुछ जो आपके बहुत दिल के, सब तो होते हैं दिल के नज़दीक, ये तो आप कहेंगे और हम भी मानते हैं, लेकिन ये मौका है कि जब हम उन गानों को सुन के आपका भी दिल बाग बाग हो जाए। इरफान भाई, मुझे बहुत मुश्किल होगा ये कहना, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि 300-400 फिल्मों के अंदर मैं एक फेवरेट पिकअप करूँ, लेकिन ये है कि मैंने बीच में आपको कहा था कि मैं अपने हिंदुस्तान से बहुत प्यार करता हूँ, अपने जवान, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। जब जेवी साहब ने मुझे सिचुएशन दी थी ये, तो मैं खुद, मेरे आंखों में आंसू आए थे। तो ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट, मेरा मे बी द पेट्रियोटिज्म ऑफ अनु मलिक कम्स आउट। अंदर से एक जज्बा आता है फॉर द आर्मी जवान, जो आज भी इंडिपेंडेंस डे होता है तो ये गाते हैं। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना है। ये गाना क्यों दिल को लगता है कि आज वो 10 जवान, वैसे तो हर एक आर्मी में जो हमारा जवान होता है, ऑफिसर होता है, वो कमाल होता है, एयरफोर्स में, नेवी में, लेकिन ये जो 10 शहीद हुए हैं, इनके दिल से पूछिए इनके पर क्या बीत रही है, कि वो लाइन है कि घर कब आओगे। तो ये गाना मुझे बहुत, मेरा फेवरेट ट्यून है। और इसके अलावा रोमांस में मुझे लगता है मेरे फेवरेट डायरेक्टर
खान साहब याद आते हैं। 2 फिल्में की थी, अकेले हम अकेले तुम। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते। या फिर वो गुलजार साहब का लिखा हुआ गाना, रोशनी से भरे 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 नैना तेरे, छू के बोले न छूना मुझे। या फिर मेरा आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ, जो बहुत जनता को पता है नहीं ये गाना मैंने बनाया है, जब लोगों को पता लगता है मैंने बनाया है, और किशोर दा से गवाया था। बन के न, सुनिए, बन के नजर दिल की जुबान कहने लगी एक दास्तां, जाने कैसा है ये अफसाना, जाने कैसा आया ये जमाना। बन के नजर, ये गाना बहुत फेवरेट था मेरा। और फिर कितने गाऊं, जितना गाते हुए आपका दिल भर। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, उड़ा के निंदिया कहाँ तू चली, ये भी चला था। फिर जाते जाते तू मेरी है प्रेम की भाषा, लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा, कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस लिखता हूँ ये खुलासा, तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। या फिर वही जो मैंने गा चुका हूँ, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरा ये सुलझे। कुछ गाने जो याद आए मैंने जनता को सुना दी। अनु मलिक जी, गुफ्तगू का ये जो प्रोग्राम है, मेरा तो दिल ही नहीं कहता कि इसे वाइंड अप किया जाए, ना तो ये कहा जाए कि अब वक्त का तकाजा है कि हम वाइंड अप करेंगे, बल्कि शायद ये 10-15 घंटे लंबा इंटरव्यू होना था, जो शायद एक दिन होगा ज़रूर इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं। मैं जाने से पहले इतना कहना चाहता हूँ कि मैं राज्यसभा टीवी देखता हूँ और मैं बहुत बड़ा मुरीद हूँ इस चैनल का, और आपने मुझे मौका दिया इस चैनल पर आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली बार बुलाएंगे, फिर मुलाकात होगी, फिर आपके साथ बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनु मलिक साहब, आपने हमारे थैंक यू वक्त दिया। गुफ्तगू का ये म्यूजिकल एपिसोड था मशहूर कंपोजर, लिरिसिस्ट और सिंगर अनु मलिक के साथ। कुछ कहना चाहते हैं प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिएगा ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर।